जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आपने जो अभी पेपर दिया फिर उसको डिस्कस करने वाले हैं DT01। और पेपर में अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ों के सवाल थे। एक आपके पास यूनिट डायमेंशन मैथमेटिकल टूल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल थे और दोनों का प्रोपोर्शन बराबर बराबर था। तो ये अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले सवाल में आपको क्या बोला गया, ये सबसे पहले में बोला जा रहा है कि एक नया सिस्टम चूज किया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसमें लेंथ का नाम आपके पास में टॉफ हो गया। ठीक है, लेंथ को आपने टॉफ बना दिया। तो आपके पास में अगर आप देख रहे हैं टॉफ तो इज इक्वल टू 10 मीटर के बराबर है। और एक और नई यूनिट है डॉफ, और ये आपके पास में 10 kg के बराबर। 1 डॉफ इज इक्वल 10 kg और 1 शान इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ये उसने बोल दिया। अब आपसे क्या बोला जाता है, सबसे पहले ऑप्शन ए में जो उसने बात की है, उसने बोला है कि एक यूनिट ऑफ स्पीड इन न्यू सिस्टम। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो ये मीटर की लेंथ है, ये मीटर की यूनिट होगी आपके पास में, ये लेंथ की यूनिट होगी, सॉरी दिस इज लेंथ। ओके, और ये आपके पास में मास हो गया और ये टाइम हो गया। ये यूनिट्स आपने बना दी। सबसे पहले बोल रहा है कि इस नई यूनिट के अंदर जो स्पीड की नई यूनिट है उसका 1 यूनिट किसके बराबर होगा। तो इसमें जो स्पीड की यूनिट होगी वो क्या होगी आपके पास, टॉफ मीटर पर सेकंड। तो टॉफ पर सेकंड मतलब शान। अब ये किसके बराबर है, देखिए एक टॉफ किसके बराबर, 10 मीटर के बराबर, और एक शान किसके बराबर है, 0.1 सेकंड के बराबर। तो अगर टोटल कितना आ गया, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। मतलब एक यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम, दिस इज 1 यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम, ये आपके पास में 100 मीटर सेकंड के बराबर आ रही है, या फिर इसको आप ऐसे यूनिट बोल सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 2 ऐसा यूनिट। तो एक यूनिट इज इक्वल 10 टू द पावर 2 ऐसा यूनिट। तो पहले का आपके पास में ए का क्यू ऑप्शन मैच करता रहा है। फिर हम बी में चलते हैं। आपके पास में बी में बोला गया द 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन द न्यू सिस्टम। तो हमें फोर्स के बारे में पूछा गया। अब हम कैसे करें, देखिए फोर्स का जो एक्सप्रेशन है आप लिख दीजिए, एफ इज इक्वल टू होता है आपके पास में एम। क्लियर। और इसकी डायमेंशन लिखता हूं, एम तो हो गया आपके पास में मास, एम हो गया मास, और एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया लेंथ, और ये टाइम का इनवर्स, ये हो गया आपके पास में। ठीक। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे नए सिस्टम के अंदर, तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, यहां पे जो मास था उसकी यूनिट है डॉफ, तो आपने लिखा डॉफ। ठीक है, लेंथ की जगह है टॉफ, और थर्ड वाला जो आपके पास में टाइम है वो है शान पावर माइनस। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसको हम इस वाले में देखते भी, ऐसे यूनिट में किसके बराबर, तो 1 डॉफ किसके बराबर हुआ बच्चों, 10 kg के बराबर। 1 डॉफ किसके बराबर हुआ, 10 मीटर के बराबर। और शान की पावर -2 है आपके पास में, तो शान की पावर -2 हो गया आपके पास में 0.1 तो 100 बन गया। तो अगर आप ऐसे यूनिट में इसको देख रहे हैं तो कितना बन गया, दिस इज टॉफ था मीटर और ये हो गया सेकंड। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई टोटल, देखिए आप 10 टू द पावर 4 kg मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसा बन गया एक्सप्रेशन आपके पास में। तो ऐसा यूनिट में अगर आप देख रहे हैं फोर्स की नई यूनिट, ऐसे यूनिट में किसके बराबर, 10 टू द पावर 4 ऐसा यूनिट्स, तो आपके पास में Q का B का एस मैच कर जाएगा। फिर सिमिलरली अगर आप सी ऑप्शन में चलते हैं, सी में बोल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की फोर्स यूनिट तो आपको पता ही है। तो प्रेशर की यूनिट अगर आप देखेंगे तो प्रेशर कितना होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन है 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकंड। इसके अंदर एरिया आपके पास में लेंथ का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2। क्यों, आप यहां जो एरिया लेंगे वो आप टॉफ में लेंगे, तो आपने टॉफ का स्क्वायर लिखा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 100 बन रहा है आपके पास में। तो प्रेशर आपके पास में जो नई न्यू यूनिट ऑफ प्रेशर है, न्यू यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऐसा यूनिट हो जाएगी आपके पास में। क्लियर। तो आपके पास में क्यू ऑप्शन मैच कर जाएगा सी का। डी में अगर आप देखें तो एनर्जी पूछ रहा है, यूनिट ऑफ एनर्जी, और आपको पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से निकाला जा सकता है। तो फोर्स तो पता ही है 10 टू द पावर 4 आया, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ यहाँ पे देखेंगे तो 10 और आ जाएगा, 10 टू द पावर 5। तो एनर्जी जो आपके पास में होगा वो 10 टू द पावर 5 होगा, तो टी मैच कर जाएगा। तो सिंपल था, इजी था, आप इसको कर सकते थे। तो ये कन्वर्जन वाले सवाल आपको आने चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों, हम सेकंड प्रॉब्लम पे हैं। सवाल में बोला गया द वॉल्यूम फ्लो रेट Q ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर D related to the viscosity of the water and pressure gradient। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ विस्कोसिटी, ये वो पूछ रहा है। तो फ्लो रेट आपके पास मान लीजिए कुछ Q लिखा हमने,
ठीक है, तो ये कुछ कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होगा, विस्कोसिटी हो गया कुछ, इसका कांस्टेंट पावर कुछ ए मान लीजिए, और डायमीटर पे डिपेंड है, इसकी पावर कुछ बी मान लीजिए, और एक आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट है dp/dx, इसकी पावर कुछ सी मान लीजिए। ठीक है, अब हमें बस पावर्स मैच करनी है, तब जाके हमारी बात बन जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्कोसिटी की पावर, अगर आपको यूनिट याद है, बहुत बड़े नहीं याद तो हमें देखना पड़ेगा। हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू ईटा ए dv/dx, ईटा ए dv/dx। तो ये जो ईटा बना आपके पास में, तो F/a तो ऊपर प्रेशर बन गया, प्रेशर, और मल्टीप्लाई आपके पास में आ गई dv/dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये, तो ये ऊपर बन गया dx/dv। ऐसा कुछ यूनिट आपके पास से बनना चाहिए। क्लियर? तो इसका प्रेशर का डायमेंशन थोड़ा देखते हैं। तो प्रेशर हो गया फोर्स, फोर्स की देखिए सबसे पहले, फोर्स होता है आपके पास में यहाँ पे फोर्स की सबसे पहले अगर देखें, फोर्स इक्वल टू एम में होता है, तो मास आ गया और लेंथ आ गया, टाइम की इनवर्स -2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फोर्स आ गया, डिवाइड बाय एरिया करूंगा तो मैं यहाँ पे ये L² बन जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपने देखा तो प्रेशर का आ गया ये आपके पास में। ठीक है, अब dx/dv देखता हूँ, dx की इसकी होगी लेंथ होगी, इसकी डायमेंशन, और dv की वेलोसिटी है ये, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज टाइम इनवर्स, तो ऊपर जाके टाइम हो गया। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ईटा का, इसकी यूनिट आ गई बच्चों m l की पावर -1 और t की पावर -3, ये आपके पास में इसकी यूनिट आ गई। देखिए यहाँ पे ये माइनस है ना आपके पास में, तो इससे कटेगा तो -1 बचेगा, सॉरी दिस इज बिकम यूनिट ऑफ ईटा। तो मैंने इस एक्सप्रेशन से ये निकाला, यहाँ से ईटा की यूनिट आ गई, ये सारा एक्सप्रेशन सोल्व किया। तो अब पता नहीं तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यूनिट पुट कर देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो के तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, ईटा की हमें पता लगी m l की पावर -1 t की पावर -1 रेज़ टू पावर a। अब आपके पास में सेकंड है ये जैसे डायमीटर, जैसे लेंथ है, यहाँ पे आपने कहते हैं लेंथ की पावर b, और ये dp/dx है। dp/dx तो इतना बता, देखिए ये तो आपके पास में फोर्स था, और डिवाइड बाय ये प्रेशर हो गया आपके पास में। ठीक है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि फोर्स का तो यूनिट ये बन गया आपके पास में, दिस इज फोर्स, और डिवाइड बाय एरिया के तो प्रेशर आ गया। प्रेशर को डिवाइड बाय लेंथ करना है, एक और लेंथ कर दीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा m l की पावर -2 t रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर c। ये आपके पास से बच्चों टोटल एक्सप्रेशन बना इसका। और अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा आपके पास में कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है, तो दैट इज वॉल्यूम, ऊपर आ गया लेंथ की पावर क्यूब और टी की पावर -1, वॉल्यूम फ्लो रेट का ये आ गया एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे बराबर कर लीजिए, देखिए m की पावर कितनी बन गई आपके पास टोटल a+c, m की पावर। ठीक है, l की पावर देखता हूँ, तो यहाँ से बनी -a, यहाँ से बनी b, और वहाँ से बनी -2c, और टाइम की देखूंगा तो यहाँ पे बनी -a, वहाँ पे बनी -2c, और यहाँ पे है l³ और t की पावर -1। आप कंपेयर कर लीजिए इसको, तो a+c तो आपके पास में 0 बन जाएगा, a+c शुड बी इक्वल टू 0 यहाँ से। ठीक, फिर अगर आप ये देख रहे हैं ये लेंथ है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया -a + b -2c, दिस इज अगेन इज इक्वल टू 3। ओके, वहाँ पे पावर 3 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ -a -2c, दैट शुड बी इज इक्वल टू -1, इतना एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ से a इज इक्वल टू -c, a इज इक्वल टू -c, तो -c यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास से बन गया c इज इक्वल टू 1। ठीक, और a इज इक्वल टू -1, इतना सी इन दोनों इक्वेशन से। a इज इक्वल टू -c है, तो -c आप यहाँ पुट कर दीजिए, a की जगह -c पुट कर दीजिए, तो +c हो जाएगा, तो यहाँ c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और फिर a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आप इसे पुट करके देखिए b की वैल्यू कितनी आती है, तो b आ गया आपके पास में 3, और c की जगह आपके पास में बन गया ये इधर 2, और a की जगह उधर बन गया -1, तो ये b इज इक्वल टू 4 बन गया, b इज इक्वल टू 4। तो इसी हिसाब से आपको पता लग गया कि c था आपका प्रेशर ग्रेडियंट की पावर बन रही है 1, और ये जो आपके पास में ईटा है इसकी पावर बन रही है आपके पास में -1, और ये जो डायमीटर है आपके पास में इसकी पावर बन रही है 4। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें क्या बोला गया, बाहुबली डेवलप ए न्यू टाइप ऑफ मिसाइल इन विच थ्रस्ट, या फिर जो फोर्स की डायमेंशन होती है, इज प्रोवाइडेड ड्यू टू इजेक्शन ऑफ गैस विद सम वेलोसिटी। ही नोज दैट थ्रस्ट डिपेंड अपॉन, थ्रस्ट को हम फोर्स बोल देते हैं, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ डेंसिटी चेंज, रेट ऑफ डेंसिटी चेंज, मतलब d⁻ डिवाइड बाय dt, ऐसा कुछ उसने बोला है, डिपेंड्स अपॉन
रेट ऑफ डेंसिटी चेंज, ओके, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इजेक्टेड, इसकी पावर कुछ ए हो गया, वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम की पावर कुछ बी हो गया, एंड वेलोसिटी विद विच इट इज इजेक्टेड रिलेटिव टू मिसाइल, और यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गया, ये दिस इज वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी पावर आपके पास कुछ सी मान लीजिए। इफ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बोथ डबल्ड, तो वाई द रेट डेंसिटी चेंज करते तो ये थ्रस्ट किस साइड चेंज होगा, ये है, तो ये कुछ कांस्टेंट आ गया आपके पास में। अब आइए इसको डायमेंशनली सही कर देते हैं। फोर्स तो आपके पास में फोर्स की यूनिट हम लिखते हैं दैट इज एम ए, तो मास का तो मास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये ऐसा बन गया, ये तो फोर्स की यूनिट आ गई, ये कांस्टेंट ऐसी कोई यूनिट नहीं है। डेंसिटी की यूनिट आपके पास में आ गई मीटर, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास हो गया वॉल्यूम हो गया, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इतना सही है, और ये टाइम है तो टाइम की पावर -1 रेज़्ड टू पावर ए। फिर वॉल्यूम है आपके पास में, तो वॉल्यूम हो गया लेंथ का क्यूब, इसकी पावर कुछ बी होगी, और जिस वेलोसिटी में अगर आते हैं दैट इज मीटर पर सेकंड, तो लेंथ और टाइम का इनवर्स रेज़्ड टू पावर सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बना m की पावर कितना बना a, और कहीं नहीं है, ठीक है। लेंथ की पावर अगर आप देखें तो -3a है, वहाँ पे 3b है और वहाँ पे c है, और t की पावर अगर आप देखें दैट इज -a, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे -c है, तो यहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर ये बात थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार। m की पावर a थी, ठीक है, l की पावर से -3a है, यहाँ पे 3b है और वहाँ पे c, ओके, प्लस आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। टाइम की पावर यहाँ पे -a है, वहाँ -c। अब आप देखिए इक्वेशन क्या बन गया, a इज इक्वल टू 1, m की पावर यहाँ पे कंपेयर की, l की पावर है -3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1, ओके, और टाइम की पावर बन गई -a - c इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 1, तो c की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, पुट करते हैं -3a प्लस, सॉरी a की वैल्यू पुट करनी थी ना, -3 प्लस 3b और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, इसने इसको मार दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, 1 आ गई, तीनों की वैल्यू 1 आ गई। मतलब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कॉन्स्टेंट d/dt पे, वॉल्यूम पे और वेलोसिटी पे, सीधा ऐसा बनेगा, कोई टर्म नहीं आएगी, वेलोसिटी ऐसा बनेगा। अब इसने क्या बोला, ऐसे कुछ यूनिट्स को कम किया ना शायद। अब फाइनली इसने बोला कि इफ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, इफ वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ओके, ये वाली टर्म को क्या करती है, और वॉल्यूम ऑफ गैस इजेक्टेड डबल, ये टर्म भी डबल होगी, और वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स डबल हो गया, वॉल्यूम ऑफ ई फ्लक्स डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, एंड वाई द रेट ऑफ चेंज डेंसिटी इज हाफ, और ये टर्म हाफ बन गई आपके पास में। तो ये नेट क्या हो जाएगा, नेट वाई टर्म 2 बचेगी, तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये हाफ हो गया, तो पूरी क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी, तो एफ डैश जो आएगा वो पहले वाले का डबल हो जाएगा, तो आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की आपके पास, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन ए न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 3 सेकेंड, and x is a numerical value by which gravitational acceleration is represented in new system. Okay. तो आपसे ये पूछा गया कि भाई नए सिस्टम के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सीलरेशन होता है आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब उसने बोला कि जो नई लेंथ है आपके पास में, लेंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा आपके पास में, जो नई लेंथ है, और जो नया टाइम है आपके पास में वो 3 मीटर आ जाएगा, 3 सेकेंड सॉरी। तो यहाँ पे जो मीटर है इसको आप क्या लिख देंगे, 10, मीटर को लिख देंगे L/2, मीटर को लिख दिया L/2, और सेकंड को आप क्या लिख देंगे, सेकंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी t² और डिवाइड बाय 9 चला गया आपके पास में, फिर कितनी बन गई, दिस इज बिकम 45। तो जो नया आएगा आपके पास में दैट इज 45 इन न्यू यूनिट, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि दिस वैल्यू x, ये जो आया है आपके पास में, और डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 9, तो आपके पास में 9 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 9, सॉरी फोर्थ वाला जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 9। बच्चों फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक थ्योरम गिवन है ऊपर, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सीधे रिजल्ट याद है। तो आपसे कुल मिला के ये पूछा गया कि आई मल्टीप्लाई आई क्रॉस जे, यहाँ पे क्रॉस है आपके पास, प्लस जे क्रॉस, यहाँ पे आएगा जे क्रॉस के, प्लस के क्रॉस आई। ये एक्सप्रेशन है। अब देखिए आपको पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई ऐसे लिखते हैं ना, आई जे के आई जे ऐसे, तो आई जे के बनता है, जे के आई बनता है, के आई जे बनता है, ऐसे ही करते हैं। तो आई क्रॉस जे जो आपके पास है बनेगा वो बनेगा के, तो ये बन गया आई क्रॉस के, ठीक। प्लस यहाँ पे देखते जे, अब जे क्रॉस के क्या बनेगा, जे क्रॉस के बन जाएगा आई, प्लस वहां पे के आई क्या बनेगा, के आई बन जाएगा जे, तो के क्रॉस यहाँ पे बन गया जे, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। आई और के क्या बनेगा, आई और के बनेगा माइनस जे, आई और के क्या बनेगा आपके पास माइनस जे, ठीक है। तो इसका नीचे जो माइनस जे कैप। अच्छा जे और आई क्या बनेगा, जे और आई बनेगा माइनस के कैप, और के और जे क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज के आई जे किया था ना हमने, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे के और जे और उल्टा देखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप बन जाएगा। तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जो फाइनल बनेगा दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो सेकंड आंसर आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 का थ्योरम का यूज नहीं है, हमें सीधे रिजल्ट याद है। उसने बोला 6 वाले प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो अगर आप आई जे कैसे लिखते हैं, आई जे कैसे लिखते हैं, तो जे मल्टीप्लाई के क्या बनता है, जे मल्टीप्लाई के बनता है आई, जे से अगर आप के जाएंगे तो आई मिलेगा, तो ये मिल गया आई, तो ये क्या बन गया आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपके पास में जो सेकंड वाले का है वो 0। अब वो 0 भी वेक्टर बोलना पड़ेगा, बिकॉज दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलते हैं, तो आप 0 वेक्टर बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। फिर बच्चों हम बात करते हैं 7th प्रॉब्लम की। 7th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, द पावर ऑफ ए हेलीकॉप्टर डिपेंड्स अपॉन द लीनियर साइज, ओके, डेंसिटी ऑफ द एयर एंड जी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो पावर का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, पावर इज इक्वल टू लीनियर साइज, तो ये लेंथ हो गया, लेंथ की पावर x, ठीक। डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, डेंसिटी ऑफ द मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, L मल्टीप्लाई L क्यूब रेज़्ड टू पावर y, ठीक। और g हो गया आपके पास में, ये एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज लेंथ, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखें 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, L डेंसिटी होगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे इसकी पावर z। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, एंड z इज इक्वल टू 3/2, ये सवाल में उसने बोल दिया, m l की पावर -2 d की पावर -2, ठीक है। जो डायमेंशन हमने लिखी है वही इसने गिवन है, और z की पावर इसने बोली z इज इक्वल टू 3/2 है आपके पास में, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है, the ratio of power output to the whole a helicopter on the earth and imaginary planet, okay, given the g on the planet is 1/4 of the g of the earth, ठीक है। the density of air is same as the density of air is the imaginary planet। तो आपसे पूछा रेशियो ऑफ पावर कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप पावर का रेशियो देखने जाएंगे तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा पावर के अंदर, ये सब टर्म, सिर्फ उसमें जी वाली टर्म आपके पास में चेंज हो जाएगी। तो आप देख लीजिए पावर एट प्लेनेट 1 अगर आप देख रहे हैं P1, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जी की पावर कितनी थी आपके पास में 3/2, बाकी सब तो कांस्टेंट है एट 1। और पावर एट प्लेनेट 2 अगर आप देख रहे हैं तो ये वहां का जी आ जाएगा आपके पास में, और उसकी पावर वहां पे 3/2, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें रेशियो ऑफ पावर बताना है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बन गया g, और नीचे आपके पास में आ गया कितना है ये, g की पावर 4, दिस इज बिकम g/4, और इस पूरे की पावर आपके पास 3/2 होगी। तो इसे इसको साफ कर दिया, तो यहाँ पे बन गया 4 raised to power 3/2,
ओके, दिस इज बिकम 8, तो आपके पास में 8 आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो बहुत ही हल्के सवाल था, बहुत ही हल्का था, इजी था, आप कर सकते हैं इसको। बच्चों फिर हम प्रॉब्लम नंबर 8 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला गया कि कोई भी वेक्टर्स हैं ए और बी, कुछ भी हो सकते हैं वो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही है। तो पहला बोला गया दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बोला गया छोटा होगा और इक्वल हो सकता है ए प्लस बी की। ये वाली बात गलत है। देखिए मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर हुआ, यहाँ पे ये 4 यूनिट हुआ आपके पास में, और 4 यूनिट और पीछे हुआ कुछ 3 यूनिट, तो इनका अगर आप सम करेंगे ए प्लस बी तो ये तो बन जाएगा 1, और अगर आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7। आप सोच के देखिए, ए प्लस बी करेंगे तो 7 बन जाएगा, सॉरी ए प्लस बी करेंगे तो 1 बनेगा, और ए माइनस बी करेंगे तो 7 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, तो ये वाला गलत है। तो ये ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। फिर हम सेकंड वाले में चलते हैं, बी ऑप्शन के अंदर, द सम ऑफ यूनिट वेक्टर विद ए नेगेटिव वेक्टर विल बी 0। द सम ऑफ वेक्टर विद इट्स यूनिट, द सम ऑफ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। सही बात है, कोई भी वेक्टर आपके पास में, मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका रिजल्ट है। अब अगर इसको हम इसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करें तो क्या बनेगा, माइनस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। तो ये करें तो माइनस से इसको काट देगा, माइनस बी प्लस बी को काट देगा, तो पक्का 0 बनेगा आपके पास में। हाँ, तो आप बोलेंगे ये 0 होगा, और 0 वेक्टर बोलेंगे ज्यादा सही है, पर अगर आप इनका सम देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके सम देखेंगे, तो अगर उसने बोला एक वेक्टर के साथ में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो डेफिनेटली 0 आना ही आना है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। थर्ड देखते हैं, बोल रहा है कि ए दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू a माइनस बी का मोड, अगर दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर एक ऐसा है कुछ x और दूसरा वेक्टर है कुछ y, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तब भी √x² प्लस y² बनेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी √x² प्लस y² बनेगा। तो अगर आपके पास में एंगल 90 डिग्री होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वो टर्म 0 बन जाएगी। तो अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है तब ये सही है, इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल, इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल, तो ये तब ये बात सही हो जाएगी। फिर हम फोर्थ प्रॉब्लम में चलते हैं, सॉरी इसके फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। बोल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इफ b इज नल वेक्टर। तो अगर आपने लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, और पता है b नल वेक्टर, फिर तो ये 0 ही होगा, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, हाँ ये सही हो जाएगा। तो अगर इसमें फोर्थ ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। टोटल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। उसे पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b के परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, अभी जो ऑप्शंस गिवन है, और यूनिट उसका मैग्नीट्यूड भी यूनिट होना चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया a क्रॉस b डिवाइड बाय ए बी साइन थीटा। तो आपको पता है अगर a क्रॉस b किया है तो ऑब्वियसली a और b के परपेंडिकुलर होगा, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये बचती है, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले का अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा मोड a मोड b साइन थीटा डिवाइड बाय यही है आपके पास में a b साइन थीटा, पर डायरेक्टली a b साइन थीटा के मोड है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपके पास में, ए ऑप्शन इसमें सही हो गया। क्यों ऑप्शन ए सही हो गया? क्योंकि ये जो फाइनल वेक्टर है वो a और b के परपेंडिकुलर भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। फिर हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन बोल देता हूं मैं इसको, फर्स्ट सेकंड। इसमें बोल रहा है कि a कैप क्रॉस b कैप डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अगर a कैप क्रॉस b कैप लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये a और b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, a और b के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नीट्यूड देखता हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ये तो 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट होगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा आपके पास में, ये वाली वैल्यू अगेन 1 बन जाएगी। फिर अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? a कैप क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय b साइन थीटा। तो अगेन डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, बिकॉज a क्रॉस b है तो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये। इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना आता है, तो ये बन जाएगा a का मोड b वेक्टर का मोड साइन थीटा डिवाइड बाय b साइन थीटा। तो b साइन थीटा साफ हो गया, और a कैप तो 1 होता ही है, तो ये वाली वैल्यू 1 बन रही है। तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी सेटिस्फाई किया, थर्ड भी किया। फोर्थ को देखते हैं, तो आपको उसमें बोल दिया a वेक्टर क्रॉस b कैप डिवाइड बाय a साइन थीटा। तो ये क्या बन गया आपके पास में? मोड a मोड b साइन थीटा डिवाइड बाय a साइन थीटा। तो इसने इसको उड़ा दिया आपके पास, तो ये b कैप बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो चारों ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो a क्रॉस b, मतलब a और b वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उनका मैग्नीट्यूड आपके पास में 1 है।
क्लियर। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर। मुझे तो इससे बोला गया कि एक पार्टिकल है वो 4√2 मीटर चलता है साउथ वेस्ट में। यहाँ पे कुछ नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया और यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो अगर 4√2 साउथ वेस्ट में चलता है तो इसका मतलब इस तरफ है इसका डिस्प्लेसमेंट 4√2। तो इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 मीटर इधर है और 4 मीटर नीचे, इसे कंफर्ट ब्रेक करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 लिख दिया हम दोनों तरफ। सही, डिस्प्लेसमेंट तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर बोला गया 12 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो 12 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन है तो बाहर के ऊपर की तरफ एक वेक्टर आएगा 12 मीटर का, वो भी आपको ऐड करना है अपवर्ड डायरेक्शन। एंड 1 मीटर इन इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में आप 1 मीटर ऐड कर दीजिए। नेट रिजल्टेंट देखिए क्या बचा। तो ये तो इस डायरेक्शन में जो नेट बचा आपके पास है वो बच गया 3 मीटर। ठीक, और नीचे का जो बचा वो कितना बचा 4। ये और एक यहाँ पे ये वाला 12 बचा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बना 3 और 4 का, यहाँ पे 5 बन गया। और यहाँ पे 5 और 12 है, ये 5 ये 12, ये रिजल्टेंट बनेगा। तो 5 और 12 इसका कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा आपके पास में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, मैच कर जाएगा। क्लियर। तो ये 5 बन गया, तो फाइनल आंसर जो होगा इट इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 13। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। बच्चों फिर हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बोला गया 27 सिमिलर ड्रॉप्स ऑफ मर्करी maintained at 10 volt each. All these similar drops combine into a single big drop. The potential of bigger drop will be. तो आपको पता है कि एक छोटी ड्रॉप है मान लीजिए, ठीक है, और ऐसी कितनी है 27 छोटी ड्रॉप है। ये सब मिलके क्या बनाती है, बड़ी ड्रॉप बनाती है इसे। और एक का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो आपको पता है कि के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब ये मिलके बड़ी ड्रॉप बनाती है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पे मान लीजिए क्यू चार्ज था तो इस पे कितना होगा 27 क्यू होगा। बिकॉज एक प्लेट अगर एक ड्रॉप पे क्यू चार्ज है तो इन सब पे मिलके 27 क्यू हो जाएगा और इसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर हो जाएगी। अब हमें कैपिटल आर निकालना है तो वॉल्यूम से होगा। तो आपने क्या किया 27 ड्रॉप्स और एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसने इसको मार दिया तो यहाँ पे कैपिटल आर देखें 3r के बराबर आ गया आपके पास में। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। अब देखिए क्या पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप इज कितने टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए दोस्त। अब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो सेल्फ एनर्जी होगी इसकी, दैट इज 0.5 के किसी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय। सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल लिखते हैं छोटे वाले की, दैट विल बी 0.5 के क्यू स्क्वायर और आर की वैल्यू आपके पास में आर है। और इसका रेशियो निकाल देता हूं मैं बड़े वाले के साथ में। बड़े वाले की अगर हम देखेंगे सेल्फ एनर्जी 0.5 के कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू से कितने टाइम्स हो गया 27 टाइम्स हो गया। बिकॉज अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे 27 क्यू होगा। के कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में 3r। अब देखिए क्या कट रहा है, इसने काट दिया यहाँ पे इसको 0.5 के को, इस आर ने इसको काट दिया और क्यू स्क्वायर ने इसको काट दिया। ठीक, तो अब अगर आप वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ बन गया 3/27 मल्टीप्लाई 27। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे 9, तो 1:9 मल्टीप्लाई 27 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1:, तो 1:243 आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये जो लैंग्वेज का खेल था इस सवाल के अंदर, तो अगर आप ये समझ जाते हैं पोटेंशियल नहीं पूछा, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो आपके सवाल में गलती नहीं करते। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 12 में बोला 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर with negligible volume have 2.1 nanocoulomb and minus 0.1 nanocoulomb charges respectively. They are brought in contact and separated by 0.5 meter. The electrostatic force acting between the sphere कितना है वो उसने पूछा है। तो आपको पता है कि दो स्फीयर थे आपके पास में, एक पे था 2.1 नैनोकूलम और एक और था स्फीयर आपके पास में, उस पे था -0.1 नैनोकूलम। और अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो दोनों पे इक्वल चार्जेस हो जाएगा। इस पे कितना बच जाएगा 1 नैनोकूलम, इस पे बच जाएगा 1 नैनोकूलम। क्लियर। क्योंकि नेट चार्ज जैसे आप कांटेक्ट में करेंगे नेट चार्ज बचेगा 2 नैनोकूलम और वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसे फोर्स पूछा गया है, सेपरेशन कितना है 0.5 मीटर। तो फोर्स अगर आप देखेंगे दैट इज के Q1 Q2 1 नैनोकूलम 1 नैनोकूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास है 1/2 है, दिस इज बिकम 1/4। अच्छा अब के की वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू आपके पास में है
9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, तो सवाल में गिवन है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन रही है आपके पास में। नैनो कूलम होता है 10 टू पावर -9, तो ये होगा 10 टू पावर -18, और यहाँ पे बच गया 4। तो ये तो कट के आपके पास में 10 टू पावर -9 बचा, और ये 36 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 न्यूटन, ये 4 आएगा। तो जो आंसर आएगा आपके पास में वो 36 आ जाएगा। क्लियर, आसान था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम 13 में बोला कि एक पॉइंट चार्ज 12 माइक्रोकूलम is at a distance 6 meter vertically above the center of the square. The magnitude of electric flux passing through the square. तो अगर आपके पास आप देखें तो एक पहले क्यूब बनाते हैं, क्यूब से ही जल्दी समझ में आएगी। ये क्यूब है आपके पास में, और आप पता है अगर क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज को रखा जाएगा तो क्यूब की साइड ए है, यहाँ पे देखिए इसकी जगह 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और इसके हाफ पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली 6 पे रखा हुआ है। अब पूछा गया कि टोटल फ्लक्स आता है इससे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फेस से कितना है Q बाय 6 एप्सिलॉन, हमें इसी फेस से चाहिए नीचे वाले से, तो आंसर हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 माइक्रोकूलम? 12 माइक्रो होता है 10 टू पावर -6 डिवाइड बाय 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12। तो जब ये इसको मारेगा तो ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे ये 2 आ गया। अब सोल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी 226 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 226। सिंपल था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। तो बोला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉजिटिव चार्जेस इज 100 माइक्रोजूल। Out of these n charges, 2 charges Q1, Q2 have interaction energy 1 microjoule. The Q1 is removed without affecting other charges. Now potential energy of rest system is 90 microjoule. If Q2 is also removed, the potential energy remain to the 80 microjoule. तो आपसे पूछ क्या रहा है ये, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं, तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन में से चार्जेस पड़े थे, आपके पास में ऐसे कुछ चार्जेस पड़े थे, तो यहाँ पे एक चार्ज Q1 मान लेते हैं और एक ये वाला Q2 मान लेते हैं। अब इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी, पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 100 माइक्रोजूल। आउट ऑफ दीज n चार्जेस, 2 चार्जेस Q1 और Q2, इन दोनों की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किस किस की? Q1 Q2 की, दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ये वाली वैल्यू है 1 माइक्रोजूल। अब इसने बोला गया ए चार्ज Q1 इज रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर चार्ज। अगर हम इस Q1 को यहाँ से हटा दें तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो 90 माइक्रोजूल बन जाती है। तो मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एसोसिएटेड विद Q1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एसोसिएटेड विद Q1, तो वो 10 माइक्रोजूल होगी, बिकॉज Q1 को हटाने से सिस्टम की एनर्जी बचती है आपके पास में 90 माइक्रोजूल, मतलब 10 माइक्रोजूल इस Q1 की वजह से थी सिस्टम की। नाउ Q2 इज ऑल्सो रिमूव्ड। अगर आप Q2 को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये, अगर अब आप Q2 को भी हटा दें, मान लीजिए इस Q2 को भी आप हटा के लेके चले गए कहीं पे, तो जो सिस्टम की एनर्जी बची है आपके पास में वो बची है 82 माइक्रोजूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रिमूविंग Q2 वो कितनी है आपके पास में? 82। ठीक है, अब आइए अपने थोड़ी चर्चा करते हैं क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले ऑप्शन बोला इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 विद रेस्ट ऑफ n-2 charge except Q2। तो अगर आप इस Q1 की टोटल एनर्जी देख रहे थे इंटरेक्शन सबके साथ में, तो वो 10 थी आपके पास में, और अगर आप इसमें से Q2 की हटा दें Q1 की वजह से थी 1। तो अगर आप देखें Q1 की, आप पूछना चाहते हैं n-2 चार्जेस की वजह से, तो n मतलब मुझे पता है कि सिर्फ Q1 की देखो सबके साथ में तो वो 10 है, और Q1 की अगर Q2 साथ में देखी तो 1 है, तो मुझे क्या चाहिए? Q1 की इस Q2 के एक्सेप्ट बाकी सबके साथ में, तो -1 करना पड़ेगा आपके पास में। तो कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 9 माइक्रोजूल आपके पास में जवाब हो जाएगा। तो ऐसा मैच कर रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड में अगर आप देख रहे हैं दैट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 विद रेस्ट ऑफ n-1,
Q2 की एनर्जी n-1 के साथ में। तो मुझे क्या पता है इस Q2 की, इस आप Q1 तो पहले लेके चले गए थे, तो Q2 की सबके साथ मिला के कितनी थी? Q2 की सबके साथ मिला के थी आपके पास में पहले सिस्टम की थी 90, अब 82 होगी। जैसे अगर आप पहले Q1 था, वैसे जैसे आप Q1 को हटा के लेके चले गए थे, Q1 को आपने हटा दिया था, उसके बाद सिस्टम बची 90, अब 90 से कितनी 82। मतलब अगर मैं देखूं कि Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है विद n-2 जो चार्जेस बचे उससे उसके साथ में, दैट इज 8 माइक्रो। हमसे पूछा n-1, मतलब हमें Q2 की Q1 को हटाने के बाद सबके साथ पता है वो 8 है, और अगर Q1 को भी साथ में ऐड करना है, इससे बोला ना भी Q1 को भी ऐड करो, तो Q1 और Q2 की 1 है, तो अगर आप देखें Q2 के n-1 के साथ में दैट इज 9 माइक्रोजूल। ठीक, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन ही मैच कर गया। ठीक, फिर बोला थर्ड में दैट इज इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 विद रेस्ट ऑफ n-2 एक्सेप्ट Q2, वो तो सेम ही ऑप्शन है पहले वाला, तो उसमें 9 माइक्रोजूल आगे 10 आ नहीं सकता। सिमिलरली अगर आप फोर्थ देख रहे हैं तो फोर्थ बी जैसा है, तो उसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, 9 माइक्रोजूल, तो 8 माइक्रोजूल आ नहीं सकता। तो बढ़िया सवाल है, छोटी कलर तो ढंग से देखिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आपको बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड मिडल ऑफ टू लॉन्ग फिक्स्ड लाइन चार्ज ऑफ लैम्डा ईच, द वायर्स इज इन XY प्लेन। और तो यहाँ पे आपके पास में दो, एक यहाँ पे ये लैम्डा है और एक यहाँ पे लैम्डा है, एक इलेक्ट्रॉन को उसके मिड में रखा गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है देखिए, डायग्राम में भी आपको बना के दिखाया। इधर एक्स एक्सिस है, ग्रेविटी देना नहीं है, सवाल में मेंशन कर दिया। द इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अनस्टेबल अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आप EFI देखेंगे तो मिड में इधर इसकी वजह से आ रहा होगा 2k लैम्डा बाय r, और इधर भी आ रहा होगा 2k लैम्डा बाय r, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में है। इसने बोला अगर हम थोड़ा सा इसको इधर लेके चले जाएं, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर लेके चले जाएं, तो इसका फोर्स घट जाएगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो उधर ही निकल जाएगा। आपको समझ में आएगा? जैसे ही आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टम इधर ही चला जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो अगर आप देखें एक्स एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अगर आप वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, आपके पास वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, एफ नेट वाई डायरेक्शन में 0 है। तो अगर वाई डायरेक्शन में 0 क्यों, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो EFI सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वो एक आपके पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल बोल पाना गलत होगा। थर्ड में द इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विल बी न्यूट्रल अलोंग वाई डायरेक्शन, ये हम बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। द इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन जेड डायरेक्शन। अगर आप जेड डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे अगर आप जैसे इसको थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, तो वो भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भी ऐसा कुछ ऐसा केस बनेगा। देखिए यहाँ पे वायर्स अगर हम ऐसे देखें, तो जैसे ही आप इसको जेड में लेके आएंगे, ये वाला एक्स है कुछ, और ये वाला कुछ आप वाई मान लीजिए ऊपर वाला, और ये कुछ जेड हो गया, ये वाला जेड एक्सिस है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे देखेंगे, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास में आएगा। क्लियर? तो जेड में अगर आप देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीन ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएंगे। क्लियर? फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 की, पहले इसको रख कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास प्रॉब्लम नंबर 16 है, और आपको बोला गया सवाल के अंदर, मैथ्स का कॉलम है ना, अब बोला गया कि कॉलम 1 की सिचुएशन इन विच द टू डाइपोल, एक I में है और एक J में है, ओरिजिन पे रखे गए। The circle of radius r with center at origin is drawn as shown in the figure. The column 2 gives the coordinate of a certain points on the circle. Match the statement in column 1 with column 2. ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास में PI कैप लिखा हुआ है, और ऊपर की तरफ आपके पास √3 PJ कैप लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल, जैसे ये दो डाइपोल्स का पेयर है, तो पोटेंशियल हमेशा एक्सियल पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। सबसे पहले इसका अगर आप पी नेट निकालने जाएंगे, तो इधर बनेगा पी नेट आपके पास में, इधर बनेगा पी नेट, दिस इज 2P, ठीक है, और ये जो एंगल आएगा आपके पास में 60 डिग्री आएगा, सही। तो इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, ये दोनों एक्सियल पोजीशन हो गए। तो यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो ये इस वाले पॉइंट पे V मैक्स होगा, ठीक। जैसे कोऑर्डिनेट्स अगर आप देख रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए, r cos 60 r sin 60, तो r cos 60 r sin 60,
बात समझ में आई? तो r cos 60 हो गया r/2, r sin 60 हो गया r√3/2। तो पहले वाले का जवाब ये आ जाएगा, दैट इज r/2 और r√3/2। तो ए का आपके पास में पी ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर? फिर हम चलते हैं बी वाले में। सेकंड में क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल वेयर पोटेंशियल इज जीरो। अब पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होता है आपके पास, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन की ये वाले पॉइंट्स हैं, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा आपके पास में वो जीरो होगा। दिस इज v विल बी जीरो हेयर, अगेन हेयर ऑल्सो v विल बी जीरो। तो दो पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये वाला 90 हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास में 30 डिग्री हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पे आ गया r sin माइनस r cos 30 प्लस r sin 30। ठीक, और इसके वाले पॉइंट्स के अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला कितना 60, दिस इज कंप्लीट 90 और 30, दिस इज बिकम, दिस एंगल इज बिकम 30 डिग्री। तो अगेन इसे कोऑर्डिनेट्स अगर आप देख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया r cos 30 और y हो गया माइनस r sin 30। तो कोऑर्डिनेट्स कितने कितने आगे देखिए, ये वाले सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो बने हैं आपके पास में, माइनस r cos 30 हो गया √3/2 और r/2। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दैट इज r√3/2 और माइनस r/2, ये दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो देखता हूँ, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट माइनस r√3/2 r/2, एक तो r मैच कर जाएगा आपके पास में। ठीक, और ये वाला है क्या r√3/2 प्लस r√3/2 और माइनस r/2, और एक आपके पास में s मैच कर जाएगा। तो b के दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, r और s। ठीक है, तो b के दो ऑप्शन मैच करिए बच्चों, r एंड s। और जो p था उसके सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच किया था, सॉरी a का जो ऑप्शन था वो एक ही मैच किया, दैट इज p। क्लियर? अच्छा, अभी हम चलते हैं सी वाले के अंदर। सी वाले में बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ EFI इज 4 kp डिवाइड बाय r3। तो 4 kp डिवाइड बाय r3 तो एक्सियल पोजीशन पे होगा, बिकॉज नेट डाइपोल मोमेंट है 2, तो एक्सियल पोजीशन बनेगा 2 kp की जगह 2p डिवाइड बाय r3। तो ये इन दोनों पॉइंट से बनेगा आपके पास में, इस पे और इस पे। क्लियर? तो आपके पास में 4 kp डिवाइड बाय r3 ये पूछा था इसने कहाँ बनेगा, तो एक तो इस वाले पॉइंट पे बनेगा, तो वो तो p पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक इसके यहाँ पे भी बन जाएगा आपके पास में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज माइनस r/2 और y कोऑर्डिनेट माइनस r√3/2। ऐसे कोई कोऑर्डिनेट है क्या आपके पास? हाँ। तो अगर आप देखेंगे C में तो आपके पास में P एंड Q ये दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। C के अंदर आपके पास में P एंड Q दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं D वाले में। तो D वाले में क्या बोल रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 kp बाय r3। तो 2 kp बाय r3 इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, इस पे और इस पे। यहाँ पे नेट है 2p ना, तो 2 kp बाय r3 बन जाएगा वहाँ पे, p की वैल्यू 2p है। तो ये वाले जो आपके पास में होंगे वो इक्विटोरियल पोजीशंस पे होंगे। जैसे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है दैट इज माइनस r√3/2। तो ये तो बन गया आपके पास, एक r में मैच कर जाएगा आपके पास में और एक s मैच कर जाएगा। तो d के आपके पास में r और s ऑप्शन मैच कर जाएंगे, d के r और s। तो कुछ नहीं करना था, बस वो डाइपोल को ब्रेक किया हुआ था, उसको आपने एक नेट डाइपोल बना लेंगे तो फिर सवाल सोल्व हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। बोला था फिगर शोज ए न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर विच चार्ज q प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस। ओके, न्यूट्रल स्फीयर था आपके पास में, q चार्ज पास में रखा गया था। इलेक्ट्रिसिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट इन द मेटालिक स्फीयर। ओके, mark the correct statement. The net flux through any Gaussian surface due to q is 0. तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर यहाँ है और आपने जो Gaussian surface है वो इसी के अलोंग बनाया है। एक Gaussian surface कुछ यहाँ पे है, तो नेट ये जो Gaussian surface है इससे तो q फंस जाएगा, इस q की वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, बिकॉज चार्ज है ही नहीं उस q की वजह से। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन, द नेट फ्लक्स थ्रू Gaussian surface ड्यू टू चार्जेस अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटालिक स्फीयर मस्ट बी 0। इसके ऊपर जो q यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ माइनस q आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ प्लस q आ जाएगा। तो नेट जो इंड्यूस्ड चार्ज है, q इंड्यूस्ड नेट जो आपके पास में है वो तो जीरो ही रहेगा, और वो अगर जीरो रहेगा तो इस वाले Gaussian सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास में सही होगा। ठीक,
तो सेकंड ऑप्शन में था कि नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर मस्ट बी जीरो। हाँ, ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, इफ चार्ज q इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मेटालिक स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू राइट हेमिस्फेरिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल इंक्रीज इफ q चार्ज भी। अगर आप अब इसने क्या बोला कि इस हेमिस्फीयर के ऐसे दो पार्ट इसने लिख दिए, एक यहाँ पे हाफ पोर्शन इधर बन गया, ये आपके पास में गॉसियन सरफेस टाइप है हाफ। तो अगर आप इस q को पास लेके आएंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव q इंड्यूस होगा वो बढ़ जाएगा, और नेगेटिव q इंड्यूस बढ़ जाएगा तो इससे फ्लक्स भी बढ़ जाएगा आपके पास में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर आप इसको पास लेके आ रहे हैं तो क्योंकि हाफ पे तो पूरा स्फीयर नहीं है ना, क्यू इंड्यूस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे कुछ प्लस होगा इस वाले रीजन में। तो जैसे आप इसको पास लेके तो ये वाला चार्ज भी बढ़ेगा, ये वाला चार्ज भी बढ़ेगा। तो दोनों हाफ ऑफ गॉसियन सरफेस से इसने बोला कि हाफ ऑफ गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो उससे फ्लक्स आपके पास में बढ़ जाएगा। ये तो बोला इफ क्यू इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मेटालिक स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू राइट हेमिस्फेरिकल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर जो क्यू इनसाइड है वो तो इंड्यूस चार्जेस आएंगे आपके पास, वही पूरा नहीं आ रहा, और पूरा तो जीरो हो जाता है, कुछ पार्ट आ रहा है। और आपको पता है जैसे आप पास लेके आएंगे तो इस वाले रीजन पे हाफ वाले रीजन पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन बोला इफ क्यू चार्ज इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मेटालिक सरफेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर विल चेंज। ये बात सही है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास में चेंज होगा, नेट चार्ज नहीं चेंज होगा पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो आपके पास चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। तो आपको बोला गया फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपके पास में यहाँ पे एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपके पास में कुछ d है और ये आपके पास में कुछ r है, ठीक है। कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा? तो कंडक्टर का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल हम देखते हैं। सेंटर पे देखें तो इस q की वजह से आएगा k q डिवाइड बाय r प्लस d, और इंड्यूस चार्ज की वजह से कुछ आएगा नहीं बिकॉज न्यूट्रल है, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा बिकॉज अंदर तो ये जीरो है, तो आप यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो k q डिवाइड बाय d प्लस आप फर्स्ट मैच कर गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में बोला था पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइन एज नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज, ये बात गलत है, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। द पोटेंशियल ऑफ बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, अगर आप इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल देखें तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एट बी नेट कितना है आपके पास में, दैट इज के क्यू आर प्लस डी, और ये किस किस की वजह से है? पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो आपको पता है कि भाई मुझे इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है, तो इसकी वजह से तो हमें पता है तो वो लिख देता हूं। तो V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अगर आप देखें V एट B ड्यू टू इंड्यूस चार्ज तो कितना आएगा आपके पास? दैट इज K Q बाय R प्लस D माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल इस Q की वजह से, तो वो कितना है? K Q डिवाइड बाय D। ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो K Q तो कॉमन आ गया आपके पास में बाहर, और ये बन गया दिस इज माइनस R डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई आर प्लस डी। तो आपके पास में फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या बोल रहा है? टू लार्ज थिन कंडक्टिंग प्लेट विद स्मॉल गैप बिटवीन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. The area of each plate is A and plus Q and minus Q given to the plate shown in the figure. If R S T are the, ठीक है, तो अगर आपके पास में यहाँ पे ऐसे हम प्लेट्स मान लें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ऐसे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। आपसे पूछा गया आर पॉइंट पे, तो आर पॉइंट पे अगर आप देख लेंगे तो इसकी वजह से कुछ इधर आ रहा होगा और इसकी वजह से कुछ, सॉरी पॉजिटिव वाले की वजह से इधर आ रहा होगा, नेगेटिव वाले की वजह से इधर आ रहा है, तो इन दोनों का नेट कैंसल हो जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ई बचेगा। तो आर पॉइंट पे तो सिर्फ आपके पास में ई आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। एस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो इसकी वजह से आ रहा होगा आपके पास में दिस इज क्यू डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इधर ही आ रहा होगा दैट इज क्यू डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और एक एक्सटर्नल ई और है। तो टोटल कितना बन गया? अगर आप देखें ई एट पॉइंट एस तो ये बन गया क्यू बाय a एप्सिलॉन नॉट प्लस ई। तो ये आपके पास में एस पॉइंट पे आ गया।
तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। टी पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं तो टी पॉइंट पे देखिए इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से इधर आ रहा होगा, पॉजिटिव की वजह से उधर आ रहा होगा, नेट कैंसल आउट होगा, सिर्फ ई बचेगा। तो अगर आप टी पॉइंट पे देखेंगे तो सिर्फ आपके पास में ई आएगा। तो आपके पास से बच्चों 2 ऑप्शन मैच कर गए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर और दिस टेस्ट। तो क्या बोल रहा है, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन with its axis being directed along positive x-axis. The direction of electric field at this point will be along. तो आप देखिए यहाँ पे आपने इसे डाइपोल रख दिया along positive x-axis, ठीक है। तो ये आपके पास में ऐसे x-axis है और ये वाला आपके पास में y-axis है। तो बोला गया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x की वैल्यू 1 और y के √3, यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। तो इस वाले पॉइंट पे EFI किस तरफ होगा ये वो पूछ रहा है। तो हम कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। ये जो बन गया दिस इज √2 और ये 1 आ गया आपके पास में, सही, x की वैल्यू 1, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो इधर ये वाला एंगल को थीटा मान लो, तो इधर बन जाएगा p cos थीटा और इधर बन जाएगा p sin थीटा, क्लियर। अच्छा, तो अगर आप देखिए इसकी वजह से EFI इधर बनेगा दैट इज 2kp cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब, और इसकी वजह से इधर बनेगा दैट इज kp sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब, और ये वाला एंगल हमें दिस एंगल लेट अस कुछ फाई है आपके पास में, बस ये एंगल हम फाई मान लेते हैं। तो अगर आप tan फाई देखेंगे तो tan फाई कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कितना बन गया फिर tan थीटा डिवाइड बाय 2, tan थीटा डिवाइड बाय 2, क्लियर। अब हमें tan थीटा की वैल्यू पता है √2 है, tan थीटा इज √2, दिस इज बिकम √2 डिवाइड बाय 2, तो ये tan फाई जो आपके पास में बन गया दिस इज 1/√2, tan फाई आपके पास में 1/√2 बन गया। अब देखिए ये वाला अगर आपके पास में tan फाई है और ये वाला एंगल आपके पास में थीटा है, क्लियर। तो आप इसको ये देख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा थीटा प्लस फाई का सम वो 90 डिग्री होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर। नहीं तो आप ऐसे नहीं देखना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको EX पता है, इधर ये मान लीजिए E1 है और ये वाला इधर कुछ E2 था, तो आप इसे कंपोनेंट तोड़ के देख लीजिए। ये वाला कंपोनेंट थीटा एंगल पे, ये वाला 90 मिनट थीटा पे। तो अगर आप देखें तो दोनों के ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ y डायरेक्शन में बचेगी। तो यहाँ से मुझे समझ में भी ये भी चीज़ दिख रही थी भी ये वाला एंगल बन रहा है 1/√2 और ये वाला है tan इनवर्स 2, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, नेट सम इसके पास 90 डिग्री बन जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप बोलेंगे अलोंग y एक्सिस, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ पेपर खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।